नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट आई थिंक नहीं रहेंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान के साथ नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं और नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ये वीडियो आप लोगों के लिए यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट है ना, और जो टीचिंग एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले कोहलबर्ग की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1927 ईस्वी में। कोहलबर्ग जी का जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हो गई थी मेरे प्यारे साथियों 1987 में हो गई थी। ठीक है, कब हो गई थी? 1987 में। ठीक है, अब जब हम लोग बात करेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत, तो सिद्धांत जो है वो कौन सी सन में दिया था, ये प्रश्न आपका लाजमी है और बनता भी है। ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1958 में दिया था मेरे प्यारे साथियों। 1958 ईस्वी में इन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 11 कहानियां ली। कितनी कहानियां ली दोस्तों? इन्होंने 11 कहानियां ली थी। अब इसमें सब में से फेमस कहानी कौन सी थी? हिंज की कहानी थी, हिंज। ठीक है, सबसे फेमस हिंज की कहानियां थी। और इन्होंने जो है ना 20 साल तक, 20 वर्षों तक, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 20 वर्षों तक बालकों पर साक्षात्कार किया। ठीक है, साक्षात्कार किया यानी कि इंटरव्यू टाइप, या मैं कह सकता हूं दोस्तों यहां पर कि साक्षात्कार करना यानी कि इन्होंने अलग प्रकार से करा था। यानी कि कहानी सुनाकर जो है बालकों से प्रश्न पूछते थे और इन्होंने निर्णय निकाला और इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और ये जो सिद्धांत है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे और जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। किस पर? पियाजे और जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। ठीक, इतना ओहो, मेरे पीछे जो है दुबक रहा है, इसको मैं हट जाता हूं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग जो है 1927 में पैदा हुए थे, 1987 में मृत्यु हो गई। सिद्धांत 1958 में दिया, 11 कहानियां ली थी दोस्तों इन्होंने, और इसमें से फेमस जो कहानी का नाम है वो है हिंज। ठीक है, और दोस्तों कोहलबर्ग जो है इन्हीं कहानियों को बालकों को सुनाते थे और नैतिकता के स्तर को मापते थे, है ना। और इन कहानियों में सबसे फेमस मैंने कौन सी बताई? हिंज बताई, और हाइनज, है ना, हाइनज यानी कि हिंज। और 20 साल तक जो है बालकों के साथ साक्षात्कार किया, यानी कि कहानी सुनाकर बालकों से प्रश्न पूछते थे, और इन्होंने निर्णय निकाला कि ये जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दे दिया। और ये सिद्धांत जो है पियाजे और जॉन डीवी के विचारों पर जो है आधारित है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस वाले पेज को छोड़कर मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं, जिसकी मैं बात कर रहा था हिंज की कहानी की। हिंज की कहानी क्या है वो थोड़ा सा बताने की कृपा करें, है ना। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से। तो हिंज की कहानी दोस्तों ये है कि नंबर 1 पिक्चर में आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक महिला है, वो लेटी हुई है और सोच रही है कि दवाई मिल जाए मुझे, दवाई। ठीक है, और सेकंड पिक्चर में क्या है, इसका पति देख रहा है कि मेरे पास जो है वो पैसे कम हैं। तीसरे में दोस्तों एक डॉक्टर है, ठीक है, जो कि दवा बेच रहा है, दवा, उसने एक दवा का निर्माण किया है और ये जो है महंगी दवा है। और जो है ये जो इसका पति था, है ना, तो इस डॉक्टर से बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये होगा दोस्तों, जो हिंज थी, हिंज जो थी वो एक बीमारी से ग्रसित थी, एक विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी। अब डॉक्टर ने जो है नई दवा उसे बचा सकती है ऐसा बोल दिया। अब दवा की जो खोज करी थी किसी स्थानीय व्यक्ति ने की थी। ठीक है, और जो हेंज महोदय हैं उन्होंने जो है उसको दवाई को खरीदने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन दोस्तों, हाँ मैं यहां पर बात जो कर रहा था, जो हेंज जो है या हिंज है वो व्यक्ति का नाम है, मतलब महिला का नाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन जो है
इतना पैसा जमा नहीं कर पाए। तो फिर इन्होंने अपने परिवार वालों से पैसा लिया, दोस्तों से मदद ली, लेकिन इतना पैसा फिर भी नहीं जुटा पाए। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, ये डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या जितने इनके पास पैसे थे 10 गुना ज़्यादा महंगी दवाई थी। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं या कहते हैं कि भाई क्या आप मुझे, मेरी पत्नी मर रही है, क्या आप मुझे इस दवाई को सस्ता दे सकते हैं। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है, निकल भाग जाए ऐसे, है ना, कि मैंने जो है ना पैसे कमाने के लिए दवाई बनाई है, फ्री में नहीं बांटूंगा मैं यहाँ पे। अब हुआ क्या दोस्तों, जब वो दुकान बंद करके चला गया ना, तो ये व्यक्ति जो है, ये महाशय जो है, हेंज महोदय, दुकान में घुस गए और वो दवाई चुरा ली। किसके लिए चुरा ली दवाई, अपनी पत्नी के लिए दोस्तों इन्होंने दवाई चुरा ली ये वाली। ठीक है, अपनी पत्नी के लिए। अब कुछ क्वेश्चन बने हैं जो कि कोहलबर्ग महोदय पूछते हैं। तो कोहलबर्ग ने प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछे, इन्होंने प्रश्न पूछा सर कि क्या हेंज को दवा चुरानी चाहिए थी, क्या हेंज को दवा चुरानी चाहिए थी। अगर हेंज अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता तो क्या इससे कुछ बदलाव आएगा। अगर मरने वाला कोई अजनबी हो तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर महिला मर जाए तो क्या पुलिस को केमिस्ट की हत्या के रूप में आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, और कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया था। कौन कौन से प्रश्न है मैं आपको अभी बता देता हूं दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके ये। पहला प्रश्न था आपका इसका नैतिक दुविधा, ये आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा एग्जाम में भी। और दूसरा है आपका नैतिक तर्कना। क्या होता है नैतिक दुविधा महाराज, देखो नैतिक दुविधा कहते हैं हम लोग कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलत और सही के बीच फंस जाते हैं, और हम लोग जो है यहां पर फंस जाते हैं, है ना। कभी कभी जो है हम गलत और सही के बीच जो है निर्णय नहीं कर पाते और दुविधा में फंस जाते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग नैतिक दुविधा कहते हैं, उसको ही नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक, और एक होता है आपका नैतिक तर्कना। मतलब इसका एग्जाम्पल बताऊं, क्या एग्जाम्पल है समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिएगा हेंज महोदय जो हैं, हेंज जो थे, अगर वो चोरी ना करते ना तो उनकी पत्नी मर जाती। मतलब अगर हेंज चोरी नहीं करेगा तो उनकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, जेल में बंद कर देगी। तो बीच में जो है ना सामंजस्य नहीं कर पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा, तो नैतिक दुविधा में फंस चुका है। एक होती है आपकी नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि दो विचारों के बीच में सही और गलत का चयन करना। एक विचार ये रहा, दूसरा विचार ये रहा। ठीक है, ये भी आपका विचार है, ये भी विचार है। 2 विचारों के बीच में सही और गलत का निर्णय लेना। जैसे हिंज ने जो है अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला ले लिया उसने। ठीक है, तो ये आपकी नैतिक तर्कना हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए अब प्यारे साथियों, अगर हम लोग इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं, और इन अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। 3 स्तरों में कौन कौन से स्तर है सर, वो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा एक सेकेंड। नंबर 1 पे होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था। अच्छा, ये जो पूर्व पारंपरिक अवस्था है इसको हम लोग अन्य नाम से भी जान सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से भी हम लोग दोस्तों इसको जानते हैं, और इसको पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से भी जानते हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अवस्था है प्यारे साथियों कब से कब तक चलती है, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं अभी बता देता हूं आपको, लेकिन पहले मैं आपको ये लिखा देता हूं दोनों के दोनों। ठीक है, यह आपके होगी नंबर 1 पूर्व पारंपरिक अवस्था,
और नंबर 2 पे जो होगी मेरे प्यारे साथियों वो कौन सी होगी? दूसरी होगी आपकी कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पारंपरिक अवस्था। पारंपरिक अवस्था सेकंड नंबर की है, जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं परंपरागत अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम लोग जो है कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज के नाम से भी हम लोग जो है इसको जान सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर की कौन सी होगी सर? थर्ड नंबर की होगी आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से भी जान सकते हैं? इसको हम लोग उत्तर पारंपरिक अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। उत्तर पारंपरिक अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो नंबर 1 स्टेज थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फटाक से, थोड़ा क्या पूरा जान लेते हैं। जो मैंने आपको बताया सबसे पहली अवस्था थी आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या थी दोस्तों आपकी? प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं तो अपने हिसाब से सही लिख लेना। प्री कन्वेंशनल स्टेज दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं, आपको प्री कन्वेंशनल स्टेज को पूर्व पारंपरिक अवस्था। ये जो अवस्था है दोस्तों 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। कब से? 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था है। 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था है प्यारे साथियों। इसमें क्या होता है? इसमें बालक जो है नैतिकता का अभाव रहता है। इसमें बालक में नैतिकता का अभाव, बालक में नैतिकता का अभाव रहता है। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें यहां पर लिख सकते हैं कि लेकिन जो बालक का नैतिक विकास है ना वो प्रारंभ हो जाता है। नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। थोड़ी राइटिंग जो है ना वैसी आ रही है ना। और इसमें एक पॉइंट आप लोग और बढ़ा लीजिएगा कि बालक अपने परिवार के जो वयस्क हैं उनसे नैतिकता की बातें सीखता है, यानी कि जैसा देखता है वैसा सीखता है। ऐसा लिख सकते हैं, जैसा देखता है वैसा सीखता है, वैसा सीखता है ना। और बालक में जो तर्क होते हैं, चिंतन होते हैं, वो बाहरी घटना होती है आपकी, आंतरिक नहीं होती। अब इसको हम लोगों ने जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है सर। कितने भाग में डिवाइड कर रखा है सर जी? हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। देखिए नंबर 1 जो रहेगा आपका सर, यहाँ पे नंबर 1 रहेगा जो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 रहेगा आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। और नंबर 2 जो है आपका वो होगा अहंकार की अवस्था। यह होगा आपका अहंकार की अवस्था। ठीक, इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा डिटेल में करके आप लोग। जब आज्ञा एवं दंड की अवस्था की अगर मैं बात करूंगा तो बालक जो है, ये एज भी मैंने डिवाइड कर दी है आपको, 4 से 10 वर्ष मैंने बताई है आपको कि इस अवस्था में बालक ये मानता है कि उसे दंड मिल जाएगा। मतलब अगर जो बालक आज्ञा नहीं मानेगा अपने पिता की, अपने बड़ों की, तो क्या मिल जाएगा? उसे दंड मिल जाएगा। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा बालक सोचता है। ठीक है, मतलब अगर वो आज्ञा ना मानेगा कहीं उसे दंड ना मिल जाए, ऐसा वो सोचता है। ठीक, और सही गलत का निर्णय जो होता है वो
दंड और पुरस्कार करता है। ठीक, मान लीजिए कोई बालक जो है कोई कार्य कर दिया है और आपने उसको कुछ चीजें दे दी बढ़िया सी, मतलब तो आपका वो सोचेगा कि हाँ भाई मैं इस काम को फिर से करूंगा जिससे कि मुझे अवार्ड मिले, ये ट्रॉफी मिले, ये चीज मिले, है ना। वो सोचता है कि काम सही हो गया। अगर आपने कोई कार्य कर दिया, यानी कि बालक ने कार्य कर दिया और किसी उसके माता पिता ने उसको डांट दिया, तो वो सोचता है कि कार्य गलत हो गया। ठीक है, ये आपका होगा। यानी कि इसमें जो होता है, इस अवस्था में बालक जो है आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड न मिल जाए। ठीक है, और सही गलत का निर्णय जो है पुरस्कार करता है उसका। और बच्चे मानने लगते हैं कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो जो बड़े हैं उनको दंड दे सकते हैं। तो यह होता आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें ही है आपका अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में जो बालक में जो है अहम का भाव रहता है, अहम का भाव जो है बालक में दिखाई देता है। ठीक है, और बालक ये सोचता है कि अपने हितों में कार्य करने से कोई हानि भी नहीं है ना, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हम लोग अपने हितों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो दूसरों के हितों के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना चाहिए। अहंकार की अवस्था आपकी ये कहती है। ठीक है, अगर हम दूसरों की कोई अच्छी इच्छा पूरी करें तो वो भी हमारी इच्छा पूरी करे, तो वो ये आपकी होती है अहंकार की अवस्था। ठीक है, इसकी दो अवस्था मैंने आपको बता दी। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज थी जिसकी आयु जो है 4 से 10 वर्ष है, इसमें एक है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा है अहंकार की अवस्था। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो दूसरी स्टेज थी हमारी वो कौन सी थी? कन्वेंशनल स्टेज, जिसका नाम है, चलो लिख देता हूं 2 नंबर, कन्वेंशनल स्टेज। इसकी अवस्था कब से कब तक है? 10 से 13 तक, 10 वर्ष से 13 वर्ष तक जो है ये अवस्था रहती है, कन्वेंशनल स्टेज वाली जो रहती है आपकी। ठीक है सर जी। अब इसमें क्या होता है, पहली बात मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं या ऐसे रहने देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नैतिकता का विकास होता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक नैतिकता का विकास होता है इस वाली अवस्था में। ठीक है, बालक जो है समाज के द्वारा बनाए गए जो कार्य होते हैं, जो नियम होते हैं, धर्म, राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर, बताए गए मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, बालक में। और इसको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है सर। कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक रहेगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा रहेगा सर यहां पे समाज के प्रति सम्मान। समाज के प्रति सम्मान। ठीक है प्यारे साथियों, जब मैंने कहा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि प्रशंसा की अवस्था है ये आपकी, है ना। इस अवस्था में जो बालक है वो क्या करना चाहता है? इस अवस्था में बालक जो है प्रशंसा पाना चाहता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सोचता है कि जो व्यक्ति हैं वो मेरी प्रशंसा करे। ठीक है, और बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना भी इसी अवस्था में आती है। ठीक है, और बालक जो है उसी काम को करता है जिसमें उसको प्रशंसा मिलती है। ठीक है, और वो जो ना इच्छा उसकी ये रहती है कि बाकी लोग मेरा सम्मान करें। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये हो गया आपका। समाज के प्रति सम्मान की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, कि समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम है, जो व्यवस्था है, उसके प्रति उसका सम्मान रहता है पूरा का पूरा।
ठीक है। तो वो सोचता है कि अगर मैं समाज के विरुद्ध काम करूंगा तो गलत है आपका ये। मतलब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रोड पे जो बल्ब लगे रहते हैं उनको फोड़ देते हैं, तो उनके प्रति दोस्तों ये इसका सम्मान बहुत अलग हो जाता है, यानी कि वो सम्मान करता है समाज का, ठीक है, गंदी हैबिट नहीं रखता। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पर पोस्ट कन्वर्सन स्टेज की। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है बट कोई नहीं है, समझाने का तरीका दोस्तों मुझे लग रहा है कि इससे बेटर नहीं हो सकता। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की जो अवस्था है वो 13 वर्ष से बाद में है, 13 से बाद, ठीक है सर। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें प्यारे साथियों बालक का जो नैतिक विकास है लगभग आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। और बालक जो है खुद के नैतिक मूल्यों को निर्धारण करता है। इसकी दो अवस्थाएं मैंने आपको बताई है, एक सामाजिक समझौते की अवस्था, एक सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरी कौन सी होगी सर, बता सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूं आपको, विवेक की अवस्था। हो सकता है आप लोगों ने विवेक की अवस्था की जगह सार्वत्रिक नीतिक परक सिद्धांत उन्मुक्ता पढ़ा हो, है ना। सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुक्ता, ये भी सेम ही आपका है, मतलब यही होता है आपका। देखिए जो आपका सामाजिक समझौते की अवस्था है, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है, ये क्या बोलता है सर? देखिए ये बोलता है कि बालक जो है कई परिस्थिति में समाज में समझौता करता है, मतलब कई सारे कंडीशन ऐसी आती हैं कि समाज में उसको समझौता करना पड़ता है बालक को, और ये मानने लगता है कि बालक समाज में बनाए गए जो नियम हैं उसके लिए ही बनाए गए हैं, वो उनको मानने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब आप लोग जो है रोड पार करते हो तो मान लीजिएगा सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है, अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो और आप लोग सिग्नल पार कर जाते हैं तो रेड लाइट है तो ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते, क्या लगता है, चालान कट जाता है ना, पैसे लगते हैं आपके, तो उन नियमों को मानने लगता है। वो कहता है कि हाँ यार मेरे लिए तो बनाए गए हैं, बेल्ट सीट लगाना, सीट बेल्ट सॉरी, हेलमेट लगाना, ठीक है। तो इस अवस्था में आते आते दोस्तों वो सोचने लगता है कि हाँ भैया ये जो नियम बनाए गए हैं ना सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मेरे ही लिए बनाए गए हैं, मेरी रक्षा के लिए बनाए गए, मेरे हित के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और ये समझ जाता है कि समाज के जो लोग हैं उनकी सहमति अगर होगी तो इन नियमों को भी बदला जा सकता है, ठीक। और एक होता है आपका विवेक की अवस्था, सेकंड वाला आपका, ठीक है। ये जो अवस्था होती है वो उच्चतम सामाजिक स्तर की अवस्था होती है, उच्चतम लेवल पर पहुंच जाता है यहां पर, ठीक है। और बालक जो है अपने विवेक पर प्रयोग करने लगता है, और इस अवस्था में बालक जो है जो नैतिक नियम है उनको प्रोत्साहित करने लगता है और आत्मनिंदा से बचने का प्रयास करता है कि भाई मेरी कोई बुराई ना करे, मुझे कोई सब लोग अच्छा अच्छा कहें, ठीक है। ये होता है आपका विवेक की अवस्था में। आशा करता हूं आपको 20 मिनट की क्लास ये रही है, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आई होप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया या कुछ चीजें आपको जो समझ में नहीं आई हो तो बता देना, और अगर आ गया हो तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।